दोस्तों, रोनाल्ड जेम्स नाम का एक इंसान था जो कि अमेरिका के एक दूर दराज के गांव में रहता था। वो झाड़ू मारकर जैसे तैसे अपना पेट पालता था। उसकी कोई खास लाइफ नहीं थी और उसे कोई जानता तक नहीं था। लेकिन दोस्तों, नोटिस करने वाली बात यह है कि जब 92 साल की उम्र में वो मरा तो टीवी चैनल्स और अखबारों में हर जगह उसकी चर्चा हुई। और ये चर्चा इसलिए हुई क्योंकि उसकी नेटवर्थ यानी कि उसके पास पैसा प्लस प्रॉपर्टी सब चीज को मिला के टोटल 58 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 15 करोड़ तो उसने अपने सौतेले बच्चों को दे दिए और बचे हुए 43 करोड़ वो चैरिटी में दान करके चला गया। अब एक सफाई कर्मचारी के पास इतना पैसा आया कहां से, ये सोचने वाली बात है। जब इसके पीछे के रीजन का पता लगाया गया तो पता चला कि वो इंसान बहुत ही सिंपल लाइफ जीता था। जितनी भी वो सेविंग्स करता था उसे ब्लू चिप नाम की एक कंपनी में लगाकर भूल जाता था, यानी कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग या बाय एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी फॉलो करता था, जिसके बारे में मैंने कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की 2 पार्ट्स वाली बुक समरी में बात की हुई है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से उसकी ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट 58 करोड़ में बदल गई। वहीं दूसरी ओर एक और बंदा था जो कि किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव की बड़ी पोस्ट पर था। वह एक टेक्नोलॉजी जीनियस था जिसने बहुत ही कम उम्र में कई कंपनीज खड़ी करके उन्हें बेच भी दी थी और पैसे की उसके पास कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन उसकी मनी को लेके साइकोलॉजी बहुत ही बेवकूफों वाली थी, यानी कि मनी के साथ उसकी रिलेशनशिप बहुत ही बेकार थी। उसके पास हमेशा कैश ही कैश पड़ा रहता था और वो महंगे से महंगे बार्स में जाता था, जम के शराब पीता था और सारे अनप्रोडक्टिव और मीनिंगलेस कामों में अपना पैसा पानी की तरह बहाता था। वो हमेशा अमीर होने का शो ऑफ करता था और एक बार तो उसने अपने दोस्त को नोटों की गड्डियां दी और कहा कि इन सारे पैसों को सोने के सिक्के में कन्वर्ट करा दे, बस शो ऑफ करने के लिए। और फिर वो अपने दोस्तों को लेकर समंदर के किनारे गया और कहा कि सोने के इन सिक्कों को सबसे दूर जो फेंकेगा उसे वो पैसे देगा। पैसों के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत ही खराब था। दोस्तों, अमीर बनना फिर भी आसान होता है, लेकिन अमीर बने रहना बहुत ही मुश्किल होता है। ऑथर बताते हैं कि कुछ ही साल बाद खबर आई कि बंदा बैंकरप्ट हो गया है, जो कि बिल्कुल भी सरप्राइज करने वाली बात नहीं है। भाई, पैसों के साथ ऐसा व्यवहार रखोगे तो तुम्हारे पास पैसा क्यों आएगा? दोस्तों, इन दोनों इंसिडेंट्स को एक बार कंपेयर करके देखो। एक सफाई कर्मचारी है जिसके पास 58 करोड़ रुपए निकलते हैं और दूसरी ओर कई स्टार्टअप्स का मालिक है जो मिलियनेयर होने के बाद भी बैंकरप्ट हो जाता है। दोस्तों, ऑथर एग्जांपल देते हैं कि अमेरिका में एक एवरेज इंसान साल में 35,000 रुपए लॉटरी की टिकट्स खरीदने में बर्बाद कर देता है और ये टिकट सबसे ज्यादा लोअर मिडिल क्लास के लोग खरीदते हैं जो इमरजेंसी पड़ने पर खुद कभी 35,000 रुपए इकट्ठा नहीं कर पाते, लेकिन वो इतना ही पैसा लॉटरी के टिकट्स में उड़ा देते हैं। दोस्तों, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल सेंस, जो कि इन लॉटरी खरीदने वाले लोअर मिडिल क्लास लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। ये पैसा वो इमरजेंसी फंड में डाल सकते थे, सेव कर सकते थे या फिर इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहीं पे कंसेप्ट आता है साइकोलॉजी ऑफ मनी का। ये लॉटरी में पैसे उड़ाने का कॉन्सेप्ट भले ही हमें बेवकूफी लगे, बट गरीब आदमी की सोच के हिसाब से ये डिसीजन बहुत ही वाइज लगने लगता है। गरीब आदमी की सोच होती है कि सेव करने या इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास पैसा तो है नहीं, अच्छी इनकम, फैंसी वेकेशन, बड़ी बड़ी गाड़ी, ये सब हमें नसीब नहीं हो सकती। हमारे पास बस पेट पालने के लिए और बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए पैसा बन जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हम इतना पैसा कभी कमा ही नहीं सकते। बस हमारी अमीर बनने की एक उम्मीद है तो वो बस लॉटरी के टिकट्स खरीदना है। इसके चांसेस भले ही लाखों में एक क्यों ना हो। टिकट्स खरीदते समय एक गरीब आदमी के दिमाग में सपने होते हैं जो कि वो सोचता है कि बिना लॉटरी जीते वो ये सपने कभी पूरा कर ही नहीं सकता। दोस्तों, इंसान हमेशा फाइनेंशियल डिसीजन अपनी पूरी कैलकुलेशन करके नहीं लेता, बल्कि इमोशन से प्रभावित होकर लेता है कि मैं अपने सपने पूरे करूंगा या मैं बहुत ही गरीब हूं, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, सपने पूरे करना अलग चीज है और पैसे कमाना या फाइनेंशियल डिसीजंस लेना अलग चीज है। आप इनमें इमोशंस को बीच में मत लाया करें और अपने आप को छोटा ना समझें। आप सभी अमीर बनना डिजर्व करते हैं, कुछ गिने चुने लोग ही नहीं। इन मामलों में हमेशा अपनी कैलकुलेशन या गणित की सुने, इमोशंस को बीच में मत लेकर आए। इमोशंस आपको कमजोर कर देंगे। दोस्तों, ऑथर अमीर बनने के कुछ नुकसान के बारे में भी हमें बताते हैं कि अपना पैसा कभी इनफ नहीं लगता। लखपति आदमी करोड़पति बनने की सोचता है और करोड़पति आदमी अरबपति बनने के सपने देखता है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ था और वो बचपन में अनाथ थे, जिसके बावजूद वो अमीर बने और 40 साल की उम्र में प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी के सीईओ बने और साल 2008 में उनकी नेटवर्थ थी $100 मिलियन की, जिसे आप खाली बैंक में भी रखोगे ना तो बस इंटरेस्ट से ही आपकी 7 पुश्तों की जिंदगी खुशी खुशी निकल जाएगी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मनी गेम में कभी भी इमोशंस को हावी ना होने दें और लालच एक ऐसा इमोशन होता है जो आपको ले डूबता है। और रजत गुप्ता जी को बनना था डेस्परेटली बिलियनियर और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। उन्हें इनसाइड ट्रेडिंग में दोषी पाया गया और सारी रेप्यूटेशन और सारी वेल्थ उनकी मिट्टी में मिल गई। इनसाइड ट्रेडिंग का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को बेच देना। इसीलिए ऑथर गोल सेटिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं
आपको अपना फाइनेंशियल नंबर सेट करना होगा, जहां पहुंच के आपको रुक जाना है, नहीं तो लालच पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उस नंबर को अचीव करके आप मेंटल पीस को प्राप्त करने की सोचें और जिंदगी को जिएं, क्योंकि पैसा आपकी जिंदगी आसान करने के लिए होता है, उसे और भी मुश्किल बनाने और अपने आप को फ्रस्ट्रेट करने के लिए नहीं होता। पैसे की इच्छा भी रीजनेबल अमाउंट तक ही होनी चाहिए, लेकिन सोशल कंपैरिजन नाम की जो चीज होती है वो हम ह्यूमंस को कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने देती कि इसके पास मुझसे बड़ा घर है, मुझसे बड़ी गाड़ी है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है और आपको कभी भी खुश नहीं रहने देता। मेरे पास अब इनफ पैसा है, इस बात को दिल से एक्सेप्ट करना बहुत ही बड़ी बात होती है। हमें दूसरों के बड़े घर या कार्स तो दिखती है, बट उसके पीछे की रियलिटी, जैसे घर की ईएमआई, उस बंदे की ऑफिस का स्ट्रेस, उसके पास कितना लोन है, ये सब नहीं दिखता। या हम इस फैक्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। हो सकता है कि वो बंदा लोगों को शो ऑफ करने के लिए ये सब कर रहा हो, बट इस केस में उससे बड़ा बेवकूफ इंसान और कौन हो सकता है जो लोन पर दिखावे की जिंदगी जी रहा हो। दोस्तों, अब वॉरेन बफे की बात करते हैं। वॉरेन बफे ने इतनी वेल्थ कैसे इकट्ठा कर ली? उस बंदे पर 2000 से ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं और वो बचपन से ही इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और इन्वेस्टिंग के फील्ड में उनके पास 75 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। उनकी नेटवर्थ का 90% से ज्यादा हिस्सा उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद इकट्ठा किया। अब हम वॉरेन बफे को एक कॉमन इंसान से कंपेयर करके देखते हैं। वॉरेन बफे ने 10 साल की उम्र में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और 30 साल की उम्र में उनकी नेटवर्थ थी $9.3 मिलियन, जो कि इन्वेस्टिंग से ही आई थी। यानी कि 30 साल से पहले ही वो इंसान एक मिलियनियर बन चुका था। जबकि 30 की उम्र में अमेरिका में एक एवरेज इंसान की नेटवर्थ मात्र $25,000 की होती है, क्योंकि इस उम्र में कोई सेव या इन्वेस्ट करता ही नहीं। एक लाइन में बताऊं तो वॉरेन बफे और एक कॉमन इन्वेस्टर में बस इतना अंतर है, कॉमन इन्वेस्टर कभी भी इतनी कम उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करता और वो इतने लंबे समय तक किसी कंपनी के शेयर्स को होल्ड नहीं करता। वो बस खरीदता है और बेचता जाता है। अपने 75 साल से ज्यादा के इन्वेस्टिंग के करियर में वॉरेन बफे ने टोटल 14 रिसेशंस यानी कि मंदियां देखी हैं, लेकिन वो इमोशंस में कभी बहे नहीं और बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुए और अपने शेयर्स को होल्ड किए रखा। और फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रिजल्ट आपके सामने है ही। अब बात करते हैं लक फैक्टर के बारे में। दोस्तों, मानो या ना मानो, हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस में लक का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। कुछ ही साल पहले नोबेल प्राइज विनर रॉबर्ट शिलर से पूछा गया कि इन्वेस्टमेंट के फील्ड में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि उसे कैसे कंट्रोल करना है। तो उन्होंने आंसर दिया लक, यानी कि किस्मत। कई बार सही डिसीजन का भी ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता। ऐसे केसेस में हमेशा कोशिश करते रहें, क्योंकि सक्सेस कई फेलियर्स के बाद ही आपको मिलेगी। दोस्तों, लक फैक्टर के बारे में इस बुक में काफी बातें बताई गई हैं, लेकिन इस टॉपिक पर ज्यादा समराइज करने को मेरे पास है नहीं, क्योंकि लक इज समथिंग यू कांट कंट्रोल, यू कैन ओनली गिव योर 100% नो मैटर व्हाट। दोस्तों, इस बुक समरी को यहीं पर खत्म करते हैं, और ऐसी इंपॉर्टेंट बुक समरीज को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।